गद्दारे वतन के इल्जाम में गिरफ्तार शर्जील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने 5 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। दरअसल आपको यह बता दें कि दिल्ली की साकेत अदालत में दिल्ली पुलिस ने आज शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ में मुबैना तौर पर भड़काऊ बयान देने को लेकर कल बिहार के जहानाबाद से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शर्जील मुबैना तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज किए जाने के बाद से फरार था। शर्जील को यहां पर एक अदालत में पेश किया गया और जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस ने शर्जील के खिलाफ के जो दावे थे उसको भी खारिज कर दिया। शर्जील पर जहां एक तरफ गद्दारे वतन के तहत कार्रवाई हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ लोग उसे हीरो बताने में भी लगे हुए हैं। लगातार उसकी हिमायत में एहतजाज हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है। लिहाजा आज इसी मुद्दे पर बहस होगी कि शर्जील इमाम गद्दार है या हीरो। लेकिन उससे पहले आपको जो लोगों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद हम सवाल लेंगे और सवाल के अंदर जो हम जानेंगे कि बहुत सी चीजें होंगी और इसी के इर्द गिर्द हमारी ये डिबेट चलेगी। उन्होंने चक्का जाम करने की बात करी है और उनकी सिर्फ एक इतनी गलती थी कि उन्होंने पर्टिकुलरली आसम का एक एरिया को चक्का जाम करने की बात गलती थी। लेकिन चक्का जाम करना गलत काम नहीं है, चक्का जाम करना गैर संवैधानिक नहीं है। बहुत चक्का जाम अब वही बात है ना, आप एक वर्ड को पकड़ लीजिएगा, आपको उस वर्ड का कॉनोटेशन भी समझने की ज़रूरत है। इस तरह एक वर्ड पकड़ा जाएगा तो आपका भी कोई एक वर्ड मैं चला सकती हूँ कहीं पे, तो उस तरह नहीं होता है। आपको इंसान का पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहा है। तो शर्जील इमाम को लेकर अलग अलग रद्द-ए-अमल आपने सुने हैं, लेकिन हम सवाल जो पूछेंगे उसके चारों तरफ हमारी डिबेट होगी। सबसे पहला और अहम सवाल यह है, जो बेसिक सवाल है कि क्या शर्जील के बयान को किसी भी जाविये से जायज ठहराया जा सकता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल यह है कि शर्जील की हिमायत में मुजाहरा करने वालों की दलीलें क्या हैं, क्योंकि आपने भी सुना है कि किस तरीके से दलीलें दी जा रही है। अगला सवाल है कि किसी भी कानून या फिर सरकार की मुखालफत करते हुए मुल्क की मुखालफत क्यों शुरू हो जाती है। भाई, आप अगर किसी सरकार के खिलाफ है, उसकी पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है, आपको अपना राइट है कि आप उस सरकार के खिलाफ बयान दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मुल्क मुखालिफ अगर आप बोल रहे हैं तो वो कितना जायज़ है और उसको राइट क्यों ठहराया जा रहा है, उसको सही क्यों ठहराया जा रहा है, इसको भी जानेंगे। इसके अलावा अगला हमारा सवाल है कि बेतुके और जहरीले बयानात पर क्या होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि हमारे जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अलग अलग कार्रवाइयाँ हैं, अलग अलग जो कानून हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो अब ये सवाल अहम हो गया है कि इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ और क्या हो सकती है। और 5 और अहम सवाल यह है कि क्या इन बयानों और मुजाहरों का दिल्ली सरकार पर असर पड़ेगा। ये भी सियासत से जुड़ा मसला है और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं यासिर जिलानी साहब, बीजेपी के लीडर हैं। उनसे मुखातिब होते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यासिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। यासिर जिलानी साहब, आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो शाहीन बाग का इलाका है वहां पर आप भी मुसलसल जाते रहते हैं और हम भी उधर से होकर गुजरते हैं। धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं और लोगों की मुखालफत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। हिंदुस्तान का आइन यह कहता है कि आपकी जो आज़ादी है वो वहां तक है जहां पर दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। अगर मैं कोई एक छड़ी घुमा रहा हूं तो मेरी छड़ी घुमाने की हद वहां तक है जहां से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। कुछ इसी तरह के मामले यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते बोलते, सरकार की मुखालफत करते करते उस हद को क्रॉस कर जाते हो जो मुल्क के आइन से टकरा जाती है और मुल्क के साथ साथ जो गद्दारी है वो शुरू हो जाती है। क्या शर्जील इमाम को इसी नज़रिए से देखना जाए? देखिए, बेहद शानदार शाहबाज आपके सवाल हैं। मैं आपको थोड़ा सा दूर लेके चलूँगा। ये एहतजाज कैसे शुरू हुआ जी, और एहतजाज क्यों शुरू हुआ और एहतजाज शुरू करने के लिए मुखालफत के लिए क्या था सामने। जो मुखालफीन हैं जिन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा करा, उसमें CAA भी था, बाद में CAA हो गया क्योंकि दोनों सदनों से पार्लियामेंट के पास हुआ ये बिल और पास होने के बाद मुकम्मल तौर पे ये लागू किया गया। और एक तरफ जो हमारी एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो अपने रवायत, अपने रिवाज और उसका इतिहास जो है, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा और तमाम वो चीज़ें जो भारत में मुसलमानों का एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, उस इदारे ने दिया है। ये सच्चाई है। लेकिन अब आप देखिए कि शुरुआत होती है CAA के मुखालफत से। CAA को लेके कुछ लोग बैठते हैं कैंपस में, सडनली वहां से निकल के एक शाहीन बाग का
जो एरिया है उसी कैंपस के आसपास है, वहाँ पे लोग अपनी मुखालफत शुरू करते हैं। फिर वो जो शुरुआत होती है तो शुरू में तो 2-4 दिन लोग सही थे, हम लोगों ने भी उनसे कोशिश करी कि राब्ता कायम करें, बात करें, सीए को समझाने की कोशिश करें, और हमने समझाया भी। हमने कहा कि देखिए जो सीए कानून है वो पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी के लिए है, और पर्सिक्यूशन किनका हो रहा है, जो 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार होके आएंगे, उनके लिए ये कानून है, उन्हीं के लिए ये इम्पैक्ट करेगा, उन्हीं को इफेक्ट करेगा। लेकिन मामला उनके समझ में नहीं आया। तब तक एक बहुत बड़ा जो वहां पे पॉलिटिकल मास्टर का गैंग था, उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डाला संगठित और सुनियोजित तरीके से। इसको समझने की जरूरत है शाहबाद, कि उन्होंने ये कहा कि अगर सीए आता है तो आपकी जो नागरिकता है वो छिन जाएगी, आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, या आप पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएंगे। अब आप बताइए, इस पे हम लोगों ने कई बार, और भारत के वजीर आजम ने, भारत के वजीर दाखिला ने, और भारत के तमाम अक़लियती उमूर के वजीर ने भी, और तमाम जो लोग इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ की आवाम उन्होंने ऐसा रहा था कि वो एक इरादा करके बैठे हुए हैं, और वो इरादे में सरकार को नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग उनको भड़काने का, उनको भटकाने का, उनके अंदर भ्रम डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको वो ज्यादा मानते हुए, उनको सही मानते हुए, उनको उन्होंने धीरे धीरे जगह देनी शुरू करी। और 7-8 दिन के बाद वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स का आना शुरू हुआ। पॉलिटिकल कौन से लीडर? जो हाशिए पे है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी, जिसके पास कोई सोच नहीं रह गई है, राजनीति का मंच नहीं रह गया, उसको एक ऐसा लगा कि बहुत सारे मुसलमान भाई बहन वहां बैठे हुए मिल गए, उनके कंधे पे इस वक्त की राजनीति की जो रोटी है वो सेक सकते हैं, और उसका इस्तेमाल जम के हुआ। हमने मनीशंकर अय्यर, हमने सलमान खुर्शीद, हमने दिग्विजय, हमने तमाम ऐसे रावण, हमने तमाम जो दूसरे लाइक माइंडेड हैं वामपंथी विचारधारा के, सीताराम येचुरी, और एक पूरा का पूरा फहरिस्त है उनका, योगेंद्र यादव से लेके तमाम ऐसे लीडर जो वहां पहुंचे, और उन्होंने भड़काने और लोगों को भटकाने की कोशिश करी, और उसमें उन्हें कामयाबी मिली। ये सच है। लेकिन अब देखिए, शर्जिल पे अब हम आते हैं जी। शर्जिल को हम इसलिए कह रहे हैं, गद्दारी की कैटेगरी में उसको इसलिए लाके खड़ा कर रहे हैं कि वो कोई कम पढ़ा लिखा लड़का नहीं है कि चलिए कोई 10वीं 12वीं करी होगी तो उसको किसी ने उसके माइंड में डाल दिया, उसको समझ में आ गया कि शायद हमारी नागरिकता चली जाएगी तो हम कहीं और चले जाएंगे, तो एक दिमाग में ये नाराज़गी होती है, और उस नाराज़गी को इख्तियार करके उसके संदर्भ में वो बयान दे दे। शर्जिल IIT का पढ़ा है, उसके बाद JNU से PhD है, जैसा आपकी रिसर्च टीम और आप बार बार बताते हैं लोगों को। उसके बाद वो इस तरह का बयान, जो हमारी सेना सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर सकती, कॉमन आदमी, हमारे जैसे जो सामाजिक लोग हैं या जो समाज में काम कर रहे हैं, जब उसने चिकन नेक की बात करी, और कि एक जो भारत का स्ट्रेच है, जो बहुत नाजुक सिचुएशन आज भी है, उसके जो दूसरे देश हैं उनकी नजर है, चाइना की नजर रहती है, लेकिन भारत इतना मजबूत स्थिति है भारत की और उसकी सिचुएशन की कि कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। जब वो अपनी भाषण देता है तो कहता है कि रेल के पटरियों पे इतना मवाद डाल दो कि भारत की सेना जाम पैक हो जाए, जाम पैक यानी कि बिल्कुल वहीं ठहर जाए, रुक जाए, और तुम्हारी तरफ नहीं बढ़े तो तुम अपने आप को, भारत के इस कोने को अलग कर लोगे, और तुम्हारी लड़ाई एक बहुत बड़े पैमाने पे पूरे दुनिया में देखी और सुनी जाएगी। उसने आसाम के संदर्भ में ये कहा। जब ये बात कोई आदमी कह देता है तो वो देश का गद्दार है, ठीक है, वो देश के खिलाफ जा रहा है, वो देश के अगेंस्ट एक साजिश रच रहा है। और ये वही मॉड्यूल है जो सिमी और इंडियन मुजाहिदीन की जब भारत में शुरुआत हुई तो उन लोगों ने भी इसी तरह के भड़काऊ भाषण नौजवानों के बीच में रखा, बार बार रखा, और आपने देखा उसका नतीजा, उसका रिजल्ट कि इंडियन मुजाहिदीन और जो सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो बैन किए गए, जिसके बहुत सारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस होकर जेल गए, और बाद में इस भारत में उसका खात्मा हुआ। ठीक है जी। लेकिन यासिर साहब, एक चीज और समझने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, आपने जो बात बताई है उसको लेकर हम भी दिखा रहे हैं मुसलसल, लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है जिसका आपने जिक्र भी किया है कि कोई अगर अनपढ़ शख्स होता है तो कम से कम उसके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, लेकिन अगर पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि वो मवाद डालने की बात कह रहा है। ठीक है, आप सरकार के नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस कानून की मुखालफत करते हैं, सब चीजें आप कर रहे हैं,
लेकिन अगर मुखालफत को इस कदर बढ़ा दिया जाए कि वो कहीं ना कहीं मुल्क के मुखालिफ बोलने शुरू हो जाए तो गद्दार वतन तो कहा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको हीरो की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कुछ दलीलें दे रहे हैं, उस दलील का क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा है इसलिए तो ये बात कही जा रही है। वो अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुझे हैरानी तब हुई जब आपने एहतजाज शुरू किया और आर्टिकल 19 का आपने बार बार तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें जिससे भी पत्रकार बंधु गए, सहाफी गए, उन्होंने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल 19 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये ताकत और ये अख्तियार दिया है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 टू 21 में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो रिस्ट्रिक्टेड है और रिस्पेक्ट के साथ जो आंदोलन का तरीका है उसी आर्टिकल 19 के खंड और ब में कहा गया है। मुझे लगता है कि उसको उन्होंने ध्यान नहीं देके, क्योंकि उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक विशुद्ध राजनीति करने के इरादे से आंदोलन की शुरुआत करी। अगर ये विशुद्ध राजनीति नहीं होता तो आज 44 दिन हो गया, कोई ना कोई नतीजा सामने निकल के आता। और अब देखिए कि किस तरह से आंदोलन किस तरफ जा रहा है, ये मुझे समझ से बाहर है और तमाम हिंदुस्तान के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आंदोलन के अंदर लोग कट्टे, तमंचे और पिस्तौल लेके जाके लहराते हैं, धमकाते हैं और लोगों को डराते हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे हैं और बैठेंगे नहीं तो हमारा ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा और हमारी हार हो जाएगी। जब आप किसी हार और जीत से किसी एक पर्टिकुलर चीज को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप नाइंसाफी करेंगे अपने आईन और दस्तूर से। जिस दस्तूर को आप चाह रहे हैं कि इस दस्तूर को आप कहते हैं कि ये तो काला आईन हमारे सामने आया है, जब तक बदला नहीं जाएगा हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों से आपके जरिए ये पूछना चाहता हूं कि आप कम से कम एक बार सीएए को पढ़िए और अगर आप आईन और दस्तूर की बार बार बात करते हैं तो आपको आईन और दस्तूर एक बार समझना होगा। और उन लोगों को, अगर आपके पास इतना बड़ा कोई सिस्टम है तो आप सिर्फ मुस्लिम इलाकों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर आपके अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ताकत है तो आप इसी दिल्ली में कालका जी है, इसी दिल्ली में गोविंदपुरी है, ग्रेटर कैलाश है, सदर बाजार है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। अगर आपके कहने में ये सच्चाई होती कि इस कानून के मुखालफत पूरे भारत के लोग कर रहे हैं और तमाम धर्मों के लोग कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ आके खड़े होते। ऐसा दिख नहीं रहा है। चाहे वो निजामुद्दीन का इलाके में अभी 2 दिन से शुरुआत हुई है, चाहे वो चांदबाग में हुई, चाहे वो खुरेजी में हुई, वो तमाम वही पॉकेट हैं जहां मुस्लिम इलाके का इलाका है और मुस्लिम अक्सरियत में रहते हैं। मैं मुस्लिम इसलिए कह रहा हूं शहबाज साहब आपके सामने कि देखिए ये बेहद भोली कौम है। हम जानते हैं कि कोई भी आके एक गलत मैसेज भी देके उनको समझाने की, पिछले 70 सालों में आपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आपने तुष्टीकरण का सबसे बड़ा पैमाना अगर कोई किसी को रखा तो मुस्लिम इलाके रखे और मुसलमान बंधुओं को रखा। और ये सच्चाई जानते हैं। हमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उसी वक्त एहसास हो गया था कि हमारे साथ क्या धोखा पहले की सरकारों ने किया और खास करके एक सरकार कांग्रेस ने, जिसने सच्चर कमेटी जब 2007-8 में टेबल पे आती है उसके बाद भी 2014 तक इनकी सरकार रहती है लेकिन वो लागू नहीं की जाती। मैं बस 10 सेकेंड, मुझे लगता है कि ये भारत के खास करके मुस्लिम तबके के लोगों को सोचने की जरूरत है कि जो कानून बार बार वजीर आजम कह रहे हैं कि नागरिकता देने का नहीं, नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने के लिए है और नागरिकता किसको देना है। ये जो लोग आ रहे हैं उत्पीड़न और प्रताड़ना के शिकार 3 देशों के, ये उनसे संबंधित है। भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। भारत के मुसलमान 1947 के बाद भारत के भूमि पुत्र हैं, थे और रहेंगे। बिल्कुल समझने की यही बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। रमेश ठाकुर साहब है, एडिटर है सामना दिल्ली के और सीनियर सहाफी है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शर्जिल, यहाँ पर बात हो रही है शर्जिल की कि किस तरीके से यहाँ पर शर्जिल को कुछ लोग हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गद्दार वतन का मामला भी बनता नजर आ रहा है। लेकिन रमेश ठाकुर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो शर्जिल ने बयान दिया है उसके इस बयान को लोग किस तरीके से उसकी हिमायत करते नजर आ रहे हैं। इस जाविये को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? जो शख्स इस बात को कह रहा हो कि इतना मवाद डाल दो कि असम का वहां से रास्ता कट जाए, उसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? देखिए, कन्हैया कुमार के वक्त में हम लोगों ने देखा था, उनका जब एपिसोड शुरू होता था, जिस तरीके से उन्होंने अपने अर्गलर और जिस तरीके से मुखालफत हुकूमत की करी थी, लोगों की करी थी, देश की करी थी,
कमोबेश स्थिति आज वैसी ही दिखाई दे रही है। मुझे जो लग रहा है, जो आज जिस तरीके से उनके साथ में हुआ, कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को, 5 दिन में और कुछ निकाला जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है, अब वो आगे क्या पूछते हैं और क्या नया निकलता है, लेकिन जो है निकला वो सबके सामने है, और जो है उसको स्वीकार हम लोग नहीं करते हैं, हमारा समाज तो नहीं करता है। हिंदू मुस्लिम दोनों जो वर्ग है हमेशा से भाईचारे से रहते आए हैं और रह रहे हैं। मुझे लगता है इंशाअल्लाह आगे भी रहा जाएगा। अभी जिलानी साहब ने सच्चर कमेटी की जो बात करी जी। अगर इस बहस में जाते हैं तो बहस बहुत लंबी खिंच जाती है, लेकिन उस कमेटी ने कुछ मुसलमानों की आंखें खोल दी थी। कुछ लोग जो भटक गए थे, जो दिग्भ्रमित हो गए थे, वो लोग सही रास्ते पे उस समय आ गए थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया। तो अब हुआ क्या, हम बात जिस मुद्दे पे हैं उस मुद्दे पे आ जाते हैं जी, शर्जील इमाम की। हाँ, शर्जील इमाम ने जो कहा जी। उसको हम स्वीकार तो नहीं करते हैं जी। लेकिन अगर उसके पीछे देख के, जब चुनावी मौसम होता है उसी समय चीजें क्यों होती हैं। अब दिल्ली के चुनाव में आज इलेक्शन कमीशन को भी ये कहना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपके 2-3 नेता ऐसे हैं उनको स्टार प्रचारकों से हटाओ जी। अगर रेलिवेंट आप करो तो कुछ चीजें जुड़ती हुई नजर आती हैं। ठीक है, आप बड़ी पार्टी से जुड़े हो, आपके ऊपर ये चीजें ज्यादा लागू नहीं होती हैं। वो एक पठन पाठन वाला लड़का है, चलो वो उसकी उम्र है, थोड़ा सा भटक भी सकता है, कुछ जा भी सकता है कहीं पे भी। अगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट से अगर देखा जाए, पुलिस जिस तरीके से पूछ रही है वो चीजें निकल के आ जाएंगी सामने। लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने जो कहा है वो उनके बयान नहीं है, उन बयान के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। उनको कहलवाया गया या करवाया गया, क्योंकि जिस समय कन्हैया कुमार ने कहा था वो तो बहुत तेज लड़का है, आप जानते होंगे जिस तरीके से वो पॉलिटिकल लोगों को जवाब देता है, पत्रकारों को जवाब देता है, फिर वो बोलने नहीं देता, उसके अंदर तो बोलने की क्षमता है। लेकिन ये जो लड़का है शर्जील जो है, इसका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता था, इसका इतिहास कोई नहीं जानता था। हम इतना ही जानते, जब कल से जो तस्वीरें आई हैं उसमें एक मासूम सा चेहरा दिख रहा है। अब उस मासूम चेहरे के अंदर क्या कुछ चीजें छिपी हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब शाहीन बाग में जिस तरीके से नहीं, लेकिन एक चीज मैं इसलिए बीच में आपको काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका चेहरा क्या है वो तो बात अलग हो गई, लेकिन अल्फाज तो उसी के हैं ना, उसने जो चीज बोली है वही चीज सब लोग बयां कर रहे हैं, उसमें तो नो इफ नो बट है ना। देखिए, एक उम्र का तकाजा होता है। अब जब कहते हैं ना 30 या 40 अबव, जब जो बंदा हो जाता है बड़ा प्रबुद्ध हो जाता है, वो जो बोलता है वो उनके बयान होते हैं। अब ये बात है जब नेताओं पे जब आ जाती है, नेता जब फंस जाते हैं तो क्या कहते हैं दूसरे नेता, अरे वो तो उनके निजी बयान थे, बात आई गई हो जाती है। जब 20 और 25-30 साल के व्यक्ति को अगर कोई कहलवाया जाता है, सेना में भर्ती कम उम्र वाले क्यों किए जाते हैं? उनको इसलिए करा जाता है कि कर्नल आपको पीछे से जो भी आदेश दे उस आदेश को फॉलो करो, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। अभी इस उम्र में इस लड़के को जिसने कहा गया है, मैंने पहले भी कहा, बहुत सोची समझी साजिश है। उनको पता है कि कन्हैया कुमार के समय क्या हुआ था। कन्हैया कुमार का एपिसोड जब शुरू होता है, एक धड़ा जो राजनीति का है वो पूरी तरह उनकी तरफ चला गया। एक जो विपक्ष की जो राजनीति थी, उनको लगा कि हमें एक बोलने वाला हथियार मिल गया, उनकी आड़ में हम बहुत कुछ करेंगे। मुझे लग आप रहा, इसको पॉलिटिकली कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है, शर्जील की अगर गिरफ्तारी हो रही है, शर्जील ने बयान दिया है, वो सब पॉलिटिकल है? एब्सोल्युटली, इसमें कोई एक राय नहीं है कि ये सिर्फ उसी की एक बयानबाजी है। मुझे लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हाँ। और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे इस तरह की चीजें ना हो। मैं इसका जवाब जानूंगा, मैं यासिर साहब से जानूंगा इसका जवाब, लेकिन इसी बीच हमारे खास मेहमान एक और जुड़ गए हैं, मनोज तिवारी जी, लीडर है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मनोज जी, देखिएगा, शर्जील को लेकर बात चल रही है, कुछ लोग उसको अपना हीरो बता रहे हैं, आइडल बता रहे हैं, तो कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि वो मुल्क का गद्दार है और जिस तरीके का वो बयान दे रहा है वो काबिल मजम्मत है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या उसके इस तरह के बयान को सही ठहराया जा सकता है, जायज ठहराया जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी शर्जील इमाम की हिमायत करती है? देखिए, कांग्रेस वैसे किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी कथन का से इत्तेफाक नहीं रखती है जो राष्ट्र विरोधी हो जी। अब रहा सवाल, चूंकि ये मामला शर्जील इमाम का भी वाकया हुआ है जी। इसके पहले कन्हैया कुमार थे, अब शर्जील इमाम है। ये इस तरीके के मामले को विशेष तरजीह और हवा इसलिए दी जा रही है क्योंकि दिल्ली का चुनाव है और इसके बाद बिहार का चुनाव होना है। तो चुनाव में जब जनता के बुनियादी मुद्दों से सरकार को ध्यान भटकाना होता है तो इन सारी चीजों पर फोकस होता है।
अब रही बात कि ये सांप्रदायिकता का रंग देके चुनाव में जो फायदा लेने की कोशिश भाजपा की है, ये पूरा देश जान चुका है और पूरा राज्य जानता है। अब रही बात उनके बयानों से, तो एक बात मैं आपको और बताता हूं, शर्जील इमाम जो हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों से है कि शर्जील इमाम जैसे लोग जो हैं जदयू के टिकट पर बिहार में चुनाव लड़ चुके, उनके पिताजी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो आज दिवंगत हैं, आज नहीं हैं, उनके प्रचार में जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसे लोगों के वक्तव्य आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन वैसे लोगों की जमावड़ा क्यों है, ऐसे लोगों को संज्ञान में क्यों नहीं लेती है? कन्हैया कुमार का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में टुकड़े टुकड़े गैम का मसला 5 वर्ष चला। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि सरकार कितनी संवेदनहीन है, सरकार कितनी कमजोर है, कितनी कायर है कि तमाम पाकिस्तानी झंडे, तमाम देशद्रोही नारे इसी सरकार में क्यों लगाए जा रहे हैं? इसी सरकार के सत्तासीन होते ही इस तरीके का मसला क्यों चलने लगता है? बस हकीकत यही है, यह सरकार जो है देश की जनता को, प्रांत की जनता को बुनियादी मुद्दों से हटा करके और सांप्रदायिकता के रंग में घोल करके चुनाव का फायदा लेना चाहती है। शर्जील इमाम वही एक प्रकरण है। शर्जील इमाम एक युवा है, बीजेपी कम हो रहा है इसका। देखिए, निश्चित रूप से मैं जितने भी सांप्रदायिक रंग दिए जा रहे हैं, देखो धर्म के आधार पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज जो भी लोग विरोध में हैं, सीए का मामला आया, सीए हम कहते हैं कि कांग्रेस सीए के खिलाफ है। किस लिए खिलाफ है? यह भारतीय संविधान के मूल प्रारूप के ऊपर हमला है। तो हम कहते हैं अगर मूल प्रारूप के ऊपर हमला है और देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे राज्यों में आज लोग सड़क पर हैं, उन सड़क पर उतरने वाले नहीं तो सर इसका मतलब ये नहीं हो जाता ना कि आप अगर मुखालफत कर रहे हैं सरकार की या कानून की तो आप मुल्क मुखालिफ बोलना शुरू कर दें? देखिए, मैंने क्या बोला आपको, मुखालफत का मतलब क्या है? अगर हम विरोध हैं किसी मुद्दे पर तो उस विरोध करने वाले लोगों को आप राष्ट्रद्रोही घोषित कर दीजिए। आप कौन होते हैं किसी चीज को, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही घोषित करने वाले? अगर कोई गलती करता है, सड़कों पर उतर के राष्ट्र विरोधी नारा लगाता है, कोई आगजनी करता है, कोई गलत काम करता है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, मैं बिल्कुल सरकार अगर मैंने आपको क्या बोला कर रही है सर, मैंने सही है, आप मैंने पक्ष ना हम ले सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला? बहुत शालीनता से एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने आपको यही बोला कि कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस का जहां तक सवाल है नहीं, बट आप तो बीजेपी का मोहरा बता रहे हैं ना। अब यही मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस, मैंने आपको उदाहरण दिया है शाहीन बाग। भ्रमित जरा 1 मिनट का समय मुझे दिया जाए। शाहीन बाग में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, वो उसमें तमाम धर्मों के लोग शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मसला था कि किसी भी तरीके से शाहीन बाग को हिंदू मुसलमान बना दिया जाए। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री 14 वर्षीय लोगों के साथ सीधा संवाद करने जाता है। क्या कारण है सत्तासीन कोई भी मंत्री आज के तारीख में विरोध करने वाले जो लोग भारत के नागरिक हैं उनसे संवाद करने नहीं जाता है? कारण क्या है? इसका मतलब एक ही है, शाहीन बाग को मुद्दा बनाए रखना है दिल्ली के चुनाव तक और उसको सांप्रदायिकता का रंग बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। इन तमाम का जवाब मैं यासिर साहब से लूंगा एक ब्रेक के बाद और जानने की दरअसल कोशिश करूंगा कि आखिर शर्जील इमाम को अगर कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो एक मोहरा है और उस मोहरे के पीछे बाकायदा दिल्ली की सियासत छुपी हुई है और दिल्ली की सियासत के अंदर वोट बैंक जो है हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद।